केयर गिविंग जिसको हम निगहदाश्त फराहम करना भी उर्दू में कह सकते हैं, और केयर टेकिंग यानी किसी का निगरान खुद को मुकर्रर कर लेना, ये दो मुख्तलिफ रवैये हैं जो कि हमें नज़र आते हैं। अभी आपने शुरू में जैसे बातचीत की कि मुख्तलिफ बीमारियों में दूसरे को कोई मदद फराहम करने के या निगहदाश्त फराहम करने के मुख्तलिफ तरीक़ाकार हैं, लेकिन जब हम केयर गिविंग और केयर टेकिंग की बात करते हैं तो ये किसी भी डिजीज़ में हमें पैरेलल चीज़ें नज़र आ सकती हैं। बहुत सारे लोग हैं जो कि अगर घर में किसी को फालज हो जाता है तो वो उसको भी केयर टेकिंग प्रोवाइड कर रहे होते हैं, यानी उसकी हर चीज़ खुद करने की तरफ जा रहे होते हैं। केयर गिविंग, जब भी कोई केयर गिवर होता है तो वो छोटी छोटी चीज़ें दूसरों के लिए करके अच्छा महसूस करता है। जैसे अगर किसी को बुखार है तो वो पहला शख्स होगा जो कि आपके लिए सूप लेकर खुद जाए या सूप भेज दे, या आपको कोई गुड लक नोट, आपने कोई एग्ज़ाम देने जाना है तो कोई गुड लक नोट जो है वो आपके सेल फोन पे भेज दे। इसके अलावा आपके लिए कोई ऐसी चीज़ें करने की तरफ जाए जिससे आपको कोई अच्छा महसूस हो। अगर आप सैड हैं या उदास हैं तो वो आपको कहे कि चलो मैं मूवी पे लेकर चलता हूँ, या चलें मूवी देखने चलते हैं, या कोई लंच करते हैं, या आउटिंग का कोई प्रोग्राम बनाते हैं। तो ये एक बेसिकली केयर गिविंग है जिसमें हम दूसरे को उन लम्हों में जहाँ पे उसको कोई मुश्किल परेशानी होती है तो हम कुछ ना कुछ निगहदाश्त फराहम करते हैं। दूसरा एक फिनोमिनन है जिसको हम केयर टेकिंग कहते हैं। केयर टेकिंग से मुराद है कि खुद को किसी का निगरान मुकर्रर कर लेना, और ये जिम्मेदारी कोई और आपको नहीं देता बल्कि आप खुद ही अपने कंधों पे एज्यूम करते हैं और उसको उठा लेते हैं। सो केयर टेकिंग जब कोई करता है तो उसमें डिफरेंस ये है कि वो ऐसे काम करने के लिए जाएगा जो दूसरा खुद भी अपने लिए कर सकता है, जबकि केयर गिविंग में जब हम बात करते हैं तो हम दूसरों के लिए ऐसे काम करते हैं जो वो खुद नहीं कर सकते। इन दोनों में जो डिफरेंस है वो मैं एक सादा सी मिसाल से समझाना चाहूँगी कि जैसे अगर कोई माँ एक 2 साल के बच्चे को जूता पहनाती है, कपड़े पहनाती है, कॉम करती है, तो ये केयर गिविंग है, ये उसकी निगहदाश्त की जा रही है। लेकिन अगर वही बच्चा 7 साल का है और वो जूता खुद पहन सकता है, लेकिन फिर भी माँ उसको जूता पहनाती है, कपड़े खुद पहनाती है, उसके बाल खुद बनाती है, तो ये बेसिकली केयर टेकिंग करना है कि उसको अब खुद को निगरान मुकर्रर कर देना उस बच्चे का जो कि खुद से वो सारी चीज़ें कर सकता है। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, खुशामदीद कहते हैं आपको अपने उसी प्रोग्राम में जो आपका पसंदीदा भी है, इट टेक्स अ फैमिली। और मेरे साथ इस प्रोग्राम में शिरकत करती हैं मैडम उज़मा सदाकत, जो कि हमारी काउंसलिंग प्रोग्राम की डायरेक्टर भी हैं और पाकिस्तान की पहली फैमिली इंटरवेंशनिस्ट भी हैं। अस्सलाम वालेकुम मैडम। वालेकुम अस्सलाम। कैसी हैं? बिल्कुल खैरियत। आज आप बहुत फ्रेश लग रही हैं, बहुत अच्छी लग रही हैं। थैंक यू वेरी मच। अच्छा, आज के प्रोग्राम का मैं तारुफ अपने नाजरीन को करा दूं, फिर आपसे हम बाकायदा सवाल और जवाब का सिलसिला शुरू करेंगे। आज हम बात करेंगे इस नशे की बीमारी में केयर गिविंग और केयर टेकिंग की। जैसा कि आप जानते हैं कि दुनिया की कोई भी बीमारी हो जिसमें हमारा कोई ना कोई प्यारा मुब्तला होता है तो हमारी किसी ख़ास मेहरबानी की या ख़ास इफ़ेक्शन की उसे ज़रूरत ज़रूर होती है। लेकिन यहाँ पर हम बात करेंगे कि किसी भी बीमारी की कुछ ख़ास ज़रूरियात होती हैं। जैसे मिसाल के तौर पर अगर किसी को शुगर होती है, या किसी को दिल का मर्ज़ होता है, या किसी को बुखार आता है, तो इसमें जिस किस्म की केयर आप अपने मरीज़ को देते हैं उसमें वेरिएशन ज़रूर होती है। या अगर किसी की टांग टूट जाती है किसी हादसे में, तो जिस किस्म की केयर आप उन्हें देते हैं वो केयर डिफ़र ज़रूर करती हैं। अब यहाँ पर जिस बीमारी का शिकार हमारा कोई प्यारा हुआ है, जिसे हम एडिक्शन डिजीज़ के तौर पर जानते हैं, इसमें किस किस्म की केयर जो है वो दी जा सकती है। सो मैडम, मेरा पहला सवाल भी आपसे इसी हवाले से है कि केयर टेकिंग एडिक्शन डिजीज़ में क्या है और केयर गिविंग क्या है, ये डिफरेंस ज़रा। अच्छा, केयर गिविंग जिसको हम निगहदाश्त फराहम करना भी उर्दू में कह सकते हैं, और केयर टेकिंग यानी किसी का निगरान खुद को मुकर्रर कर लेना, ये दो मुख्तलिफ रवैये हैं जो कि हमें नज़र आते हैं। अभी आपने शुरू में जैसे बातचीत की कि मुख्तलिफ बीमारियों में दूसरे को कोई मदद फराहम करने के या निगहदाश्त फराहम करने के मुख्तलिफ तरीक़ाकार हैं, लेकिन जब हम केयर गिविंग और केयर टेकिंग की बात करते हैं तो ये किसी भी डिजीज़ में हमें पैरेलल चीज़ें नज़र आ सकती हैं। बहुत सारे लोग हैं जो कि अगर घर में किसी को फालज हो जाता है तो वो उसको भी केयर टेकिंग प्रोवाइड कर रहे होते हैं, यानी उसकी हर चीज़ खुद करने की तरफ जा रहे होते हैं। केयर गिविंग, जब भी कोई केयर गिवर होता है तो वो छोटी छोटी चीज़ें दूसरों के लिए करके अच्छा महसूस करता है। जैसे अगर किसी को बुखार है तो वो पहला शख्स होगा जो कि आपके लिए सूप लेकर खुद जाए या सूप भेज दे, या आपको कोई गुड लक नोट, आपने कोई एग्ज़ाम देने जाना है तो कोई गुड लक नोट जो है वो आपके सेल फोन पे भेज दे। इसके अलावा आपके लिए कोई
ऐसी चीज़ें करने की तरफ जाए जिससे आपको कोई अच्छा महसूस हो। अगर आप सैड हैं या उदास हैं तो वो आपको कहे कि चलो मैं मूवी पे लेकर चलता हूँ, या चलें मूवी देखने चलते हैं, या कोई लंच करते हैं, या आउटिंग का कोई प्रोग्राम बनाते हैं। तो ये एक बेसिकली केयर गिविंग है, जिसमें हम दूसरे को उन लम्हों में जहाँ पे उसको कोई मुश्किल परेशानी होती है तो हम कुछ ना कुछ निगहदाश्त फराहम करते हैं। दूसरा एक फिनोमिनन है जिसको हम केयर टेकिंग कहते हैं। केयर टेकिंग से मुराद है कि खुद को किसी का निगरान मुकर्रर कर लेना, और ये जिम्मेदारी कोई और आपको नहीं देता बल्कि आप खुद ही अपने कंधों पे एज्यूम करते हैं और उसको उठा लेते हैं। सो केयर टेकिंग जब कोई करता है तो उसमें डिफरेंस ये है कि वो ऐसे काम करने के लिए जाएगा जो दूसरा खुद भी अपने लिए कर सकता है, जबकि केयर गिविंग में जब हम बात करते हैं तो हम दूसरों के लिए ऐसे काम करते हैं जो वो खुद नहीं कर सकते। इन दोनों में जो डिफरेंस है वो मैं एक सादा सी मिसाल से समझाना चाहूँगी कि जैसे अगर कोई माँ एक 2 साल के बच्चे को जूता पहनाती है, कपड़े पहनाती है, कॉम करती है, तो ये केयर गिविंग है, ये उसकी निगहदाश्त की जा रही है। लेकिन अगर वही बच्चा 7 साल का है और वो जूता खुद पहन सकता है, लेकिन फिर भी माँ उसको जूता पहनाती है, कपड़े खुद पहनाती है, उसके बाल खुद बनाती है, तो ये बेसिकली केयर टेकिंग करना है कि उसको अब खुद को निगरान मुकर्रर कर देना उस बच्चे का जो कि खुद से वो सारी चीज़ें कर सकता है। सही। बल्कि मैं यहाँ पर थोड़ा सा ऐड ऑन करना चाहूँगी कि हमारे सोसाइटी में बहुत सारी माएँ जो हैं वो अपने आप को उस रोल से निकाल ही नहीं पाती कि जब बच्चा उनको पहली मर्तबा हाथ में दिया जाता है जो कि अपने किसी भी काम के लिए खुद सफिशेंट नहीं है, और माँ को पता होता है कि मैंने सब काम इसके मैंने ही करने। सो माँ उस दिन से शुरू होती है और दोबारा माँ अपने रोल को रिवाइज करती ही नहीं है, उसे ये आइडियाज़ ही नहीं होते, और बच्चा काफ़ी बड़ा भी हो जाता है और समटाइम वो जिम्मेदारियाँ वो अपनी आने वाली बहू को भी दे रही होती है कि अब इसके बाल जो है वो बनाना तुम्हारी जिम्मेदारी। हाँ, इन सारे फिनोमेनन का कुछ ताल्लुक हमारी बायोलॉजी से है और कुछ साइकोलॉजी से भी कनेक्शन है, जिसको कि हम डिस्कस कर सकते हैं। जैसे एक साइकोलॉजी के प्रोफेसर हैं यूनिवर्सिटी ऑफ कैलिफोर्निया लॉस एंजलिस की, जिनका नाम शेली टेलर है, और उन्होंने फर्स्ट टाइम इस चीज़ को डिस्कवर किया कि एक हमारे अंदर टेंडिंग इंस्टिंक्ट होती है। हम तमाम ही इंसानों के अंदर एक जिबिल्लत होती है कि हम दूसरे की देखभाल करने के लिए फिजिकली प्रोग्राम्ड किए जाते हैं, जो कि कुदरत हमें प्रोग्राम करती है। हम किसी की मुश्किल में, परेशानी में उसका साथ निभाने की तरफ जाते हैं, लेकिन ये उसी हद तक ठीक है जिस हद तक के दूसरा अपने मसाइल को हल नहीं कर लेता और ग्रेजुअली वो इस काबिल हो जाता है तो हम उसका बर्डन उस पर डालना शुरू कर देते हैं। लेकिन माओं के अंदर ये इंस्टिंक्ट जो है ये थोड़ी ज़्यादा होती है और उसका ताल्लुक उनके कुछ हार्मोन्स के साथ होता है। बल्कि मैं यही चाह रही हूँ कि मैं डिटेल से इस बारे में आपसे पूछूं कि ये जो माएँ बहुत ज़्यादा को डिपेंडेंट नज़र आती हैं, बहुत ज़्यादा ओवर केयर गिवर या केयर टेकर नज़र आती हैं, इसके पीछे क्या ये कोई उनकी हैबिट होती है, आदत होती है उनकी ये करना, या फिर उनकी कोई मजबूरी होती है, या कोई इंस्टिंक्ट जैसे कहा जाए कि कुदरती तौर पर उनके अंदर कोई चीज़ इमर्ज होती है, कोई प्रोग्रामिंग, कोई सॉफ्टवेयर उनके अंदर इंस्टॉल होता है, ये क्या होता है? अच्छा, जब हम एडिक्शन की बात करते हैं, नशे की बीमारी की बात करते हैं, तो इसमें हमारा वास्ता हर ही तरह के केयर टेकर से पड़ता है, जिसमें बाज़-औक़ात हम देखते हैं कि हस्बैंड्स जो हैं वो अपनी वाइफ्स की बीमारी के लिए इलाजगाह में आते हैं और उनके लिए सीखना शुरू करते हैं, लेकिन प्रीवियसली वो उनकी हर वो चीज़ कर रहे होते हैं जिससे उनकी बीमारी को ग्रो करने में सपोर्ट मिल रही होती है इनडायरेक्टली। इसी तरह हम ये भी देखते हैं कि इलाज के अंदर बहुत सारी बेटियां जो हैं वो अपने फादर की केयर टेकिंग कर रही होती हैं, या उसको फादर्स के लिए ऐसी चीज़ें कर रही होती हैं जो कि बेसिकली वो खुद भी अपने लिए कर सकते हैं। ज़्यादातर जो एक कॉमन कॉम्बिनेशन हमें नज़र आता है इलाजगाहों के अंदर भी कि पेरेंट्स जो हैं वो अपनी जवान औलादों की केयर टेकिंग में मसरूफ़ होते हैं, बच्चे नशे करने में मसरूफ़ हैं, और वालिदैन जो हैं वो उनका सारा मेस जो उन्होंने क्रिएट किया होता है नशे की बीमारी में, वो ना सिर्फ उठाने में मसरूफ़ होते हैं बल्कि उन्हें भी रेस्क्यू करने में बिजी नज़र आते हैं। वालिदैन के अंदर ये जो हमें केयर टेकिंग का बिहेवियर ज़्यादा नज़र आता है, तो इसका ज़्यादातर ताल्लुक जो है वो उनकी बायोलॉजी से है। जैसे अभी हम बात कर रहे थे कि वालिदैन के अंदर एक टेंडिंग इंस्टिंक्ट होती है। टेंडिंग इंस्टिंक्ट से मुराद है कि कुदरती तौर पर देखभाल करने की सलाहियत या जिबिल्लत उनके अंदर होती है, और इसका ताल्लुक उनके हार्मोन्स के साथ है। जैसे ख़वातीन में ज़्यादातर एक हार्मोन जो है वो पाया जाता है जिसको हम ऑक्सीटोसिन कहते हैं। मर्दों में भी ये होता है, लेकिन ख़वातीन में ये इसलिए ज़्यादा है क्योंकि इसको इंक्रीज़ करने की जो डिफरेंट एक्टिविटीज़ हैं वो ख़वातीन में ज़्यादा होती हैं, प्रैक्टिस रहती हैं। जैसे ब्रेस्ट फीडिंग के दौरान
ये हार्मोन जो है ये ज़्यादा इंक्रीज होता है। इसके अलावा ख़वातीन के अंदर जब वो बच्चा डिलीवर करती हैं तो भारी मिकदार ऑक्सीटोसिन के जो है वो उनके अंदर डेवलप होती है। यही वजह है कि जब आप बच्चा किसी माँ को हाथ में थमाते हैं तो वो बड़ी खुशी खुशी उसको थामती है और वो समझती है कि ये दुनिया का सबसे अनोखा तजर्बा है जो कि उसने किया, और अब इस बच्चे की पूरी लाइफ जो है निगहदाश्त करना कोई उसकी जिम्मेदारी है। शुरू में ये इसलिए भी हमें फैक्ट लगता है क्योंकि बच्चा छोटा है, उसको दूध पिलाना, उसके कपड़े बदलना, उसकी हर ज़रूरत का ख्याल रखना माँ की ही रिस्पॉन्सिबिलिटी के अंदर आता है, लेकिन इसका ज़्यादातर हिस्सा उस ऑक्सीटोसिन से भी है जो कि ज़्यादा इंक्रीज्ड होता रहता है। एंड विद द पैसेज ऑफ टाइम और भी इंक्रीज होता है तो माएँ ज़्यादा निगहदाश्त की तरफ जाती हैं। लेकिन जैसे जैसे बच्चे ग्रो करते हैं तो इसका मतलब है कि अब उन्हें अपनी एज अप्रोप्रिएट रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ जो हैं वो लेने की तरफ जाना चाहिए या माँ को उन्हें सिखाना चाहिए, लेकिन माएँ अपने प्राइमरी रोल में से नहीं निकलती और वही अपने जो उनके हार्मोनल चेंजेस हैं उनकी वजह से वो उनकी निगहदाश्त जो है वो जारी व सारी रखती हैं। बाज़ औक़ात बच्चे बड़े हो जाते हैं, टीन एज में पहुँच जाते हैं, लेकिन अगेन वो अपने उन हार्मोनल चेंजेस की वजह से उनके साथ वैसे ही जुड़ा हुआ फील करती हैं जैसे कि पहले फील करती थी। बहुत सारे एक्सपर्ट्स ये भी कहते हैं कि माएँ जब भी बच्चा को डिलीवर कर देती हैं तो वो उसके बाद एक आर्टिफिशियल वूम्ब क्रिएट करने की कोशिश करती हैं कि इर्द गिर्द नॉइज़ ज़्यादा ना हो, बच्चे को कंफर्ट हर तरीके से पहुंचे, इसका रूम टेम्परेचर ठीक है, सर्दी इसको ज़्यादा ना लगे, इसको गर्मी ज़्यादा ना लगे। जैसा जैसा सीज़न होता है तो वो उसका ख्याल करने की तरफ जाती हैं। तो ये पीछे हार्मोन काम कर रहा होता है। सही। मर्दों के अंदर भी यह हार्मोन होता है लेकिन उसकी मिकदार थोड़ी कम होती है, जिसकी वजह से मर्दों के अंदर आपको ऐसे जो है वो नेचुरल बिहेवियर नज़र नहीं आते, बल्कि वो अगर ये ऑक्सीटोसिन उनके अंदर जब इंक्रीज होता है तो वो कम्पेटिटिव ज़्यादा हो जाते हैं, वो अपने कोई काम काज की तरफ ज़्यादा जाने की कोशिश करते हैं। अच्छा, जहाँ तक इसका ताल्लुक हमारी बायोलॉजी के साथ है वहाँ पे कुछ साइकोलॉजी का भी रोल इसके अंदर आता है। जब हम नशे की बीमारी की ख़ास तौर पर बात करते हैं कि नशे की बीमारी जिस घर के अंदर होती है, जैसे जैसे वो बीमारी बढ़ रही होती है उसी कदर फैमिली का या किसी एक की इनेबलर पर्सन का उस सारी बीमारी की जिम्मेदारी को उठाने का जो रुझान है वो भी हमें बढ़ता हुआ नजर आता है। अच्छा, एक सवाल मेरा इसी से मेरे जहन में आ रहा है कि ये जो इनेबलर्स होते हैं, जो केयर टेकर्स जिनको हम लेबलाइज कर रहे हैं कि ये लोग अपने प्यारे की मोहब्बत में इनफैक्ट बीमारी को ज़्यादा इनेबल करते हुए नज़र आ रहे हैं, अब ये लोग किस किस्म के लोग हैं, यानी क्या ऐसे पर्सनालिटी ट्रेट्स हैं, कोई तो शनाख्त उनकी हम डेवलप करें कि फैमिली में कौन वो लोग हैं जिनका रुझान या ट्रेंड ज़्यादा इस तरफ जाने का हो सकता है। अच्छा, ये जब हम किसी भी फैमिली के डायनेमिक्स को देखें तो ये कोई भी हो सकता है जो कि की एनेबलर का रोल जो है या केयर टेकिंग का रोल अपना लेता है। पीछे उसके बिलीफ ये होता है कि मैं ही हूँ जो इस नशे के मरीज़ को बचा सकता हूँ, मेरे अलावा दूसरा कोई भी शख्स इसको ना तो अंडरस्टैंड करता है और ना ही वो इसको मैनेज कर सकता है। इसमें ज़्यादातर जो है वो ख़वातीन हमें इन रोल्स को लेती हुई नज़र आती हैं, जो कि बहन हो सकती है। ज़्यादातर अगर हम देखें तो माएँ हमें ये रोल लेते हुए अपनी औलाद के लिए नज़र आती हैं, बट बहनें भी हो सकती हैं, बीवियाँ पे अपने हस्बैंड्स के लिए ये रोल जो है वो अडॉप्ट कर लेती हैं, बाज़ औक़ात हस्बैंड भी अपनी वाइफ्स के लिए ये रोल अडॉप्ट करते हैं। कॉमन जो कॉम्बिनेशन हमें नज़र आता है केयर टेकिंग के अंदर वो पेरेंट्स का है, जो कि अपने एडल्ट बच्चों का भी इसी तरह से ख्याल कर रहे होते हैं एज इफ वो कोई स्कूल गोइंग है और वो बहुत छोटे हैं। ये जहाँ तक हम साइकोलॉजी की बात करते हैं तो इसमें सिर्फ मोहब्बत ही कसूरवार नहीं है, मोहब्बत के साथ साथ और भी काफ़ी सारे पेचीदा जज्बात हैं, जिसमें फियर जो है वो बड़ा प्रोमिनेंट एक जज्बा है, जिसके अंदर गिल्ट जो है वो एक बड़ा प्रोमिनेंट जज्बा है, उसके साथ साथ शेम जो है ये एक बड़ा प्रोमिनेंट जज्बा है जो कि लोगों को केयर टेकिंग की तरफ मतवज्जो रखता है और उन्हें मोटिवेट करता रहता है। जब भी कोई केयर टेकिंग के रवैये को अडॉप्ट करता है तो उसके पीछे कोई उसकी एक्सपीरियंशियल लर्निंग होती है। एक्सपीरियंशियल लर्निंग क्या है कि एक दफ़ा केयर टेकिंग की, बेल करवा के ले आए तो जो एक डिज़ास्टर होना था वो नहीं हुआ, जिससे केयर टेकर का बिलीफ ये ज़्यादा पक्का हो जाता है कि अच्छा अगर मैं ये करता रहूँगा तो फिर चीज़ें किसी हद तक मैं कंट्रोल करने में कामयाब हो ही जाऊँगा। फिर जो मसाइल हमें फेस करने पड़ सकते हैं अगर हम ये सारी कंट्रोलिंग चीज़ें ना करें तो वो ज़्यादा बड़े डिज़ास्टर होंगे। सो ये फियर भी उन्हें साथ साथ फिर इस चीज़ की तरफ लिंगर ऑन करने में सपोर्ट प्रोवाइड करता है। दो बड़े ही ताकतवर मोटिवेटर्स हैं इंसानों की ज़िंदगी में, एक जिसको हम पेन अवॉइडिंग कहते हैं, पेन को अवॉइड करना, और दूसरा
रिवॉर्ड की तरफ जाना, प्लेयर सीकिंग बिहेवियर है। अगर हम गौर करें तो जिस घर के अंदर नशे की बीमारी है उस घर के अंदर जो केयर टेकर्स हैं उनकी जिंदगी में हमा वक्त ये दो बिहेवियर या मोटिवेटर्स जो हैं ये हमें बरसरे पे कार नजर आते हैं। जो भी लोग इन रेस्क्यूइंग की तरफ जाते हैं या पेशेंट की ऐसी चीजें करने की तरफ जाते हैं जो कि वो खुद भी कर सकते हैं, तो बेसिकली वो पेन को अवॉइड करना चाह रहे होते हैं और वो पेन उनके अपने जज्बातों की पेन होती है कि वो अपने तकलीफ दा जज्बात को जब पॉजिटिवली हैंडल नहीं कर सकते तो उन्हें लगता है कि मेरी बेचैनी तब खत्म होगी अगर मैं कॉल करके अपने प्यारे को पूछूंगा कि तुम कहाँ पे हो, और इस चीज को यकीनी बना लूंगा कि वो जिस जगह है वो उसके लिए सेफ जगह है और वो कोई ऐसी जगह हो सकती है जहाँ पे वो फ्रेंड्स के साथ बैठ के नशे कर रहा है। अगर उसको लगता है कि मैं अपने प्यारे को वहां से रात को 2 बजे उठाकर घर लाने में कामयाब हो जाऊंगा तो फिर मेरी बेचैनी खत्म हो जाएगी। तो बेसिकली हम अपने जज्बात को जो पॉजिटिवली हैंडल नहीं कर सकते तो फिर हम ऐसी एक्टिविटीज में इन्वॉल्व होते हैं जो कि बेसिकली रेस्क्यूइंग बिहेवियर हैं, और इसकी वजह से जब हम रेस्क्यू कर लेते हैं अपने पेशेंट को तो एक काइंड ऑफ सेंस ऑफ रिलीफ हमें मिलता है। ये जो रिलीफ है ये बेसिकली हमारे लिए कोई बीइंग केयर टेकर एक रिवॉर्ड का काम करता है, और यही 2 चीजें हैं जो कि हमें फिर इस सिलसिले को चलाए रखने में कामयाबी से मदद फ्राहम करती हैं, काम करती हैं, क्योंकि फ्यूल का काम करती हैं। एग्जैक्टली थोड़ी बहुत तस्कीन मिल रही होती है और हम उसी के ऊपर उन बिहेवियर्स को आगे चला रहे हैं। हमारा जो एक सेगमेंट है कि हमारे कुछ प्रोफेशनल्स जो इस प्रोग्राम में शामिल होते हैं वो भी अपने अपने सवाल इसी मौजू के हवाले से करेंगे। पहले मैं कुछ सवाल अपनी लास्ट वीडियोस में से जो मैंने लिए हैं मैं उन सवालों को मैडम से पूछूंगी, उसके बाद मैं आप सबको भी मौका दूंगी। मैडम, पहला सवाल मेरा मंजूर अहमद साहब ने पूछा है जो कि काफ़ी रेलिवेंट भी है हमारे प्रोग्राम से। वो ये पूछना चाह रहे हैं कि एवर्सिव कंडीशनिंग अप्रोच के बारे में आपका क्या ख्याल है? क्या एवर्जन करा के ड्रग्स छुड़ाई जा सकती हैं कि किसी को नफरत पैदा कर दी जाए? अच्छा, जहाँ तक बीमारियों का ताल्लुक है तो बीमारियों के अपने मोड ऑफ ट्रीटमेंट्स होते हैं। स्ट्रक्चर कोई होता है जिसको फॉलो किया जाता है किसी भी ट्रीटमेंट के हवाले से। अगर तो हम उस स्ट्रक्चर को स्टेप बाय स्टेप करते चले जाते हैं तो फिर कोई कामयाबी की जो प्रोबेबिलिटी है वो भी बढ़ जाती है। मैं गारंटी की बात यहाँ पे नहीं कर रही, मैं यहाँ पे प्रोबेबिलिटी की बात कर रही हूँ कि प्रोबेबिलिटी बढ़ जाती है जब आप स्टेप बाय स्टेप किसी ट्रीटमेंट के स्ट्रक्चर को फॉलो करते हैं। ये जो इस तरह के टोने टोटके हैं ना अवर्सिव थेरेपी वाले कि कोई अवर्जन करवा कर ख़त्म हो जाएगी, तो ऐसा मुमकिन नहीं है। ऐसा आप शॉर्ट टर्म के लिए कोई ज़रूर फ़ायदा इसमें से निकाल सकते हैं, लेकिन इन द लॉन्ग रन ये बेनिफिशियल नहीं है। बेनिफिशियल यही चीज़ है कि आप पेशेंट के अंदर ये रियलाइजेशन, ये इनसाइट डेवलप करने में कामयाब हो जाएं कि ये नशे की बीमारी जो है ये जिस्मानी मर्ज़ है, और ये इनसाइट या रियलाइजेशन भी अचानक डेवलप नहीं होती, ओवर द पीरियड ऑफ टाइम ये डेवलप होती है। यूजुअली 1 साल से ज़्यादा मुद्दत तक जब कोई नशे से परहेज करता है तो फिर जाके कहीं कोई इंसाइट उसके अंदर ये डेवलप होती है जो कि अभी बड़ी नोमलूद शक्ल में होती है कि अच्छा ये कोई जिस्मानी मर्ज है और इसलिए मुझे नहीं करना चाहिए। फिर ग्रेजुअली जैसे जैसे टाइम जो है वो बढ़ता चला जाता है तो ये इंसाइट जो है ये ज़्यादा पुख्ता होती चली जाती है। मैं यही सुजेस्ट करूंगी कि जो भी किसी बीमारी का ट्रीटमेंट का एक स्ट्रक्चर है उसको फॉलो करने से ही कोई प्रोबेबिलिटी आप बढ़ा सकते हैं। एक सवाल जो कि हमारे प्रोग्राम के फॉर्मेट से तो नहीं मिलता, मगर फिर भी मैं चाहूँगी कि चूँकि हमें सवाल आया तो हमारा फ़र्ज़ है कि हम उनकी रहनुमाई करें। रहीम साहब हैं जो जानना चाह रहे हैं कि डिप्रेशन का कोई इलाज बताएं। अच्छा, डिप्रेशन जो है ये ओवरली यूज्ड वर्ड है आजकल की दुनिया में। हम सभी को बड़ा फैंसी सा लगता है कहना कि मैं बहुत डिप्रेशन में हूँ आजकल, और वो कोई वक्ती ऐसी कैफियत होती है जिसमें हमें किसी मुश्किल का सामना होता है और जब हम उस मुश्किल को हल कर लेते हैं या उसमें से निकल जाते हैं तो फिर हम दोबारा एक नॉर्मल जो हमारा मूड है उसके अंदर आ जाते हैं। जब हम डिप्रेशन की बात करते हैं तो बेसिकली ये कोई एक मर्ज है जिसको हम मूड डिसऑर्डर्स के अंदर देखते हैं। अगर तो कभी कभार डिप्रेशन की कोई अलामत है तो ठीक है, और उसका मेन इशू यही होगा कि कोई मसला है जो आपसे हल नहीं हो रहा। अगर तो आप उस वजह से डिप्रेस हैं तो ये कोई और चीज़ है। लेकिन जब हम मर्ज की बात करते हैं तो इसमें हम रोने को दिल चाहता है, भूख प्यास जो है वो आपको कम लगती है या बाज़-औक़ात ज़्यादा लगने की तरफ जाती है, आप अकेले रहने को ज़्यादा तरजीह देते हैं, आपका दिल चाहता है कि आप कमरा बंद करके बैठ जाएं, आप दूसरों से बातचीत करना पसंद नहीं करते, और बाज़-औक़ात आपको लगता है कि आपके अंदर इतनी हिम्मत ही नहीं है कि आप किसी दूसरे से बातचीत में
इंगेज हो सकें। रोशनियों के अंदर आपको रहना बुरा लगता है, आप अंधेरा कमरा करके कर्टन आगे करके बैठने की तरफ जो है वो जाते हैं। खाना पीना आपका लिमिटेड सही हो जाता है, बाज़ फैमिली के साथ भी इंटरेक्शन आपका लिमिटेड होता है और आप कमरे के अंदर चाहते हैं कि कोई शख्स ना आए, ना ही आपको किसी से इंटरेक्ट जो है वो करना पड़े। सो ये डिप्रेशन के सिम्टम्स हैं। अगर इस नोयत का कोई डिप्रेशन है तो फिर ये कोई मर्ज है जिसका के इलाज ज़रूरी है। इलाज के बगैर खाली हो ये डिप्रेशन जो है ये नहीं जा सकता। बाज़ आपको मेडिसिन की हेल्प चाहिए होती है इसके अंदर। मेडिसिन के साथ साथ बड़ा मेजर रोल जो है ये काउंसलिंग का भी है, जिसमें आप अपने मर्ज की अलामतों के बारे में सीखते हैं, आप उसके मैनेजमेंट सीखते हैं। एक जनरल मैनेजमेंट होती है, ओवरऑल मूड डिसऑर्डर को मैनेज करने के लिए वो लर्न करते हैं। फिर स्पेसिफिकली सिम्टम्स के अकॉर्डिंग जो है वो आप अपनी मैनेजमेंट को सीखते हैं, जिसके बाद आप उससे अच्छे तरीके से फेज़ में से निकलकर नॉर्मल प्रोडक्टिव लाइफ के अंदर जा सकते हैं। मैं सुजेस्ट करूंगी इनको कि हमारा एक प्रोग्राम है जो कि नदीम नूर साहब और मिस आमना नवाज करती हैं मूड डिसऑर्डर्स के ऊपर। बहुत ही ज़बरदस्त प्रोग्राम है मूड डिसऑर्डर के हवाले से। आई वुड इनकरेज रहीम साहब को कि वो हमारा ये प्रोग्राम ज़रूर देखें। देखने के बाद वो ज़्यादा बेहतर एनालाइज अपने आप को कर सकते हैं कि जिस डिप्रेशन की वो बात कर रहे हैं क्या वो कोई वक्ती कैफियत है या वो कोई एक मर्ज है। बायोलॉजिकल रीजंस भी हैं, बिल्कुल, या तो कोई वजह है तो फिर तो हर बाज़ वक्ती कैफियत होती है तो हम कह देते हैं कि मैं बहुत एंग्जाइटी फील कर रही हूँ या बहुत डिप्रेस्ड हूँ या बहुत ही एलिवेटेड मेरा मूड है, तो ये कोई वक्ती कैफियत होती हैं। बट जब हम प्योरली डिप्रेशन की बात करते हैं जिसके अंदर मैंने जो सिम्टम्स बताई वो हैं, तो इसका मतलब है पीछे कोई ना कोई हमारे न्यूरोट्रांसमीटर्स जो हैं वो डिस्टर्ब हैं, न्यूरोलॉजी हमारी इन्वॉल्व है। सो हमें उसकी मैनेजमेंट के लिए फिर किसी ना किसी प्रोफेशनल हेल्प की ज़रूरत होती है। अच्छा, एक सवाल और है जो है भी हमारे प्रोग्राम से रिलेटेड नहीं है, मगर मैं चाहूँगी क्योंकि अगर उन्होंने पूछा है तो फिर हम इसको एंटरटेन ज़रूर करेंगे। असरार अहमद गमनोश साहब हैं कोई, जो कि बड़ी ही अजीब कैफियत का शिकार है। एक उनको बड़ा ही अजीब सा प्रॉब्लम है। वो ये कहते हैं कि आप इंग्लिश क्यों बोलते हैं, और जब इंग्लिश इतनी समझ भी नहीं आती। और दूसरा जो उन्होंने एक अजीब सी अपनी कैफियत बयान की है कि वो समझते हैं कि इंग्लिश कोई ग़ुलामी है, और ये ग़ुलामी की क्यों जाती है, इसकी वजह क्या है? अच्छा, फेसबुक की दुनिया का एक बड़ा ही मज़ेदार एस्पेक्ट ये भी है कि इसमें आप कोई भी नाम रख दें वो इजीली डाइजेस्ट हो जाता है। और अमूमी तौर पे लोग जो हैं वो ऐसे नाम रखने की तरफ जाते हैं जो कोई उनकी किसी एक ख़ास कैफियत से लिंक्ड होते हैं और वो उनके एक्चुअल नाम भी नहीं होते। अच्छा, दूसरी जहाँ तक इन्होंने बात की कि हम अंग्रेज़ी बहुत बोलते हैं, तो मेरा ख्याल है हम पूरी ये कोशिश करते हैं कि बात को जितना भी सादा फहम बना के हम पेश कर सकें वो करें। बाज़ औक़ात कोई टर्म्स ऐसी होती हैं जो कि अंग्रेज़ी की ही होती हैं और वो बात ज़्यादा उन्हीं टर्म्स में समझ आती है क्योंकि वो टर्म्स अमूमी तौर पे बोली भी हमारी दुनिया में जाती हैं। लेकिन अगर हम किसी टर्म को ट्रांसलेट करेंगे तो वो हो सकता है हमारे बहुत सारे व्यूवर्स को समझ भी ना आए कि हम क्या बात कर रहे हैं। और समटाइम मीनिंग्स भी चेंज हो जाते हैं। मीनिंग्स भी चेंज हो जाते हैं। आपको यहाँ दूंगी कि अगर हम बात करते हैं कि हमारा बिलीफ सिस्टम जो है वो इस डिज़ीज़ के बारे में क्या कहता है, और अगर मैं इसे उर्दू में तर्जुमा करूं तो मेरा ईमान या मेरा यकीन इस बीमारी के बारे में क्या कहता है। अब हमारे कल्चर में ईमान और यकीन की जो एक डेफिनेशन है वो डेफिनेटली वो उधर की बिलीफ वाली नहीं है। बिल्कुल, और जो एक कंप्लीट उर्दू को अंडरस्टैंड करना है वो मेरे ख्याल में बहुत कम लोग रह गए, बहुत कम रह गए। और ज़्यादातर लोग बस कुछ उर्दू और कुछ अंग्रेज़ी का मिक्स जो है वो उसी से ही गुजारा करते हुए नज़र आते हैं। हमारी पूरी कोशिश ये होती है अपने व्यूवर्स के लिए कि हम बातों को ज़्यादा आसान बनाएं, ज़्यादा उर्दू में बात करें, लेकिन अगर कोई टर्म कहीं पे आ जाती है तो हम रिक्वेस्ट करेंगे कि आप भी उसको थोड़ा हज़म कर लें, हज़म कर लें और समझने। और ये अंग्रेज़ी जो है, एक और बात इंपॉर्टेंट है कि ये बिल्कुल भी गुलामी की निशानी नहीं है, ये एक यूनिवर्सल लैंग्वेज है। यूनिवर्सल लैंग्वेज है। दुनिया के किसी भी हिस्से में आप चले जाएं वहाँ पे अगर कोई अंग्रेज़ी बोलने वाला आपको समझने वाला ज़रूर मिल जाएगा, लेकिन बाज़ औक़ात हम जब ट्रैवल करते हैं तो हर कंट्री की एक डिफरेंट लैंग्वेज है। जैसे अगर आप पोलैंड में चले जाएं तो वहाँ पे पोलिश बोली जाती है, अगर आप इंडिया में चले जाएं तो वहाँ पे हिंदी बोली जाती है। तो हिंदी के बाज़ औक़ात वर्ड्स या पोलिश के हमें बिल्कुल समझ नहीं आते, हिंदी के भी हमें कुछ चीज़ें समझ आती हैं बहुत, जो उनकी भी सलीक उर्दू की तरह सलीक हिंदी है वो हमें भी समझ नहीं आती। बड़ी खास तपस्या, हाँ, तपस्या चाहिए। ये काफ़ी एक एम्पावरमेंट की निशानी है अगर कोई अंग्रेज़ी अच्छी बोल सकता है, और आप इसको यूं ही कंसिडर करें।
तो यकीनन असरार अहमद गमनोश साहब का गम कुछ कम हुआ हम पूरी उम्मीद करते हैं। अच्छा, मैं इस वक्त अपने नेक्स्ट सेगमेंट की तरफ जाती हूँ। मेरे प्रोफेशनल्स जो यहाँ पर मौजूद हैं, जो विलिंग बेस्ड प्रोफेशनल्स हैं, मैं उनसे गुजारिश करूँगी कि कुछ सवाल जो उनके जहन में वो ये करना चाहते हैं तो ज़रूर मैं उनके लिए दावत देती हूँ। सो पहला सवाल मैं जुनैद साहब आपसे कहूँगी कि आप पूछें। मैम, अभी आपने बात की थी केयर टेकिंग के हवाले से, तो उसमें ये उसे कन्वर्सली दूसरी तरफ अगर देखा जाए कि कुछ तो लोग जो उसका वो साथ दे रहे होते हैं और कुछ जो है वो बांध देते हैं, जंजीरों में जकड़ देते हैं, मारते पीटते हैं, तो उसके बारे में आप क्या कहेंगे? अच्छा, ये केयर टेकिंग का एक दूसरा पहलू है जो कि फियर से बेसिकली ऑपरेट होता है, जिसमें हम ऐसे रवैये इख्तियार करने की तरफ जाते हैं जिससे दूसरों को भी तकलीफ पहुंचती है, लेकिन हमारा पीछे ईमान जो होता है कि हम प्रिडिक्टेबल बना लें रिजल्ट्स को, कि जो नताइज हैं वो हमें पता हो कि मेरा ये करने से अगर नतीजा ये निकलता है कि वो घर के अंदर बंद रहेगा, बाहर जाकर नशा नहीं करेगा, तो बाज़ औक़ात मेरे लिए बीइंग अ फैमिली मेम्बर ये भी काबिल कबूल होता है। लेकिन ये भी कोई केयर टेकिंग का ही पीछे एक एस्पेक्ट है, क्योंकि अगर हम उसकी परवाह नहीं करते या हम ये नहीं समझते कि मैं कोई निगरान हूँ उसका, तो हम फिर इन रवैयों को करने की तरफ नहीं जाते। सो बाज़ औक़ात फैमिली जो है वो प्रोवोकिंग की तरफ भी जाती है, और ये भी एक बड़ा ही अंडरस्टैंडेबल फिनोमेना है जो कि नशे की बीमारी के अंदर, फैमिलीज़ के अंदर हमें नज़र आता है। सो प्रोवोकिंग या इनेबलिंग दोनों ही केयर टेकिंग के दो एस्पेक्ट हैं, दो पहलू हैं, यूँ हम कर सकते हैं। मिस पारस, आप भी कोई क्वेश्चन पूछना चाह रही हैं? मिस, आज के प्रोग्राम में आपने केयर टेकिंग और केयर गिविंग के बीच में जो फर्क है बड़े अच्छे तरीके से वाज़ेह किया। मिस, मेरा क्वेश्चन ये है कि कोई कल्चरल डिफरेंसेस मौजूद हैं, कोई रिसर्च एविडेंस की बेस पे या कोई आपने एक्सपीरियंस की बेस पे कुछ बताएं कि क्या एशियन कल्चर के अंदर ये अनेबलिंग वाले बिहेवियर जो से हैं ज़्यादा मौजूद हैं, और जो बाहर के जो कल्चर हैं वहाँ से अगर कंपैरिजन किया जाए? अच्छा, बहुत सारे लोगों का ये ख्याल है कि हमारा चूँकि एशियन कल्चर जो है वो फैमिली ओरिएंटेड बहुत ज़्यादा है, तो यहाँ पे शायद इनेबलिंग जो है वो ज़्यादा लोग करते होंगे, या हम ऐसे बिहेवियर्स में ज़्यादा इंगेज होते होंगे जो कि परवाह करने वाले हैं। और हमारा एक ये भी नुक्ता नज़र है बीइंग पाकिस्तानी कि शायद जो वेस्टर्न लोग हैं वो एक दूसरे की परवाह नहीं करते और उनके अंदर ये बिहेवियर्स कम होंगे। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। जब हम जज्बात की बात करते हैं तो जज्बात की एक ही लैंग्वेज होती है। आप वेस्ट में भी चले जाएं तो वहाँ पे भी आप हस्बैंड को अपनी अल्कोहलिक वाइफ के लिए उतना ही परेशान हाल देखेंगे जितना कि पाकिस्तान में भी है। वहाँ पे भी पेरेंट्स उसी तरीके से दुखते हैं अपने बच्चों की तकलीफ़ों को देखकर जो कि नशे की बीमारी की वजह से आती हैं। वहाँ पे भी बहन जो है वो अपने बहन की ट्रीटमेंट के लिए उसी तगोदो से बढ़ के आगे आती है जैसे कि पाकिस्तान में है। सो अगर हम जज्बात की बात करें तो पाकिस्तान में भी जैसे हम देखते हैं, और अगर हम वेस्ट की बात करें तो तकरीबन दोनों में मुझे तो खैर कोई फ़र्क नज़र नहीं आता। और यहाँ पे भी मेरा तकरीबन 12 साल हो चुके मुझे ऐसे फैमिलीज़ की खिदमत करते हुए जिनके घरों में नशे की बीमारी है। इसी तरह वेस्ट में भी मुझे जाने का एक्सपीरियंस हुआ और वहाँ पे भी बहुत सारी फैमिली से मिलने का इत्तफाक हुआ, बहुत सारे पेशेंट से मिलने का इत्तफाक हुआ, और मुझे तो खैर कोई फ़र्क उनमें नज़र नहीं आता। मुझे दोनों के आंसुओं का रंग सफ़ेद ही नज़र आता है। सो जाफर साहब, आप भी कोई सवाल करना चाहें? जी मिस, थैंक यू वेरी मच, बड़ा इन्फॉर्मेटिव प्रोग्राम आपका। मिस पारिस ने सवाल किया, एक तो इस सवाल से मिलता जुलता मेरा सवाल है, मुख्तसर सा उसका आंसर काइंडली कर दीजिए। सवाल मेरा ये है कि क्या एजुकेशन के साथ भी इसका कोई लिंक मिलता है कि अगर वेल एजुकेटेड फैमिलीज हैं तो उनमें ये और तरीके से हो रहा है, और जो लो या मिडिल क्लास के एजुकेशन के साथ हैं या कोई सोशो इकोनॉमिक स्टेटस ऐसा है जिससे इसका कोई लिंक मिलता हो? दूसरा सवाल मेरा ये है कि क्या ऐसी लाइन है जिन दोनों में डिफरेंशिएट क्रिएट कर सकती है कि केयर टेकिंग और केयर गिविंग को कहाँ पे हम आइडेंटिफाई कर लें और फिर केयर गिविंग की तरफ जाएं और केयर टेकिंग की तरफ ना जाएं? अच्छा, जब हम सोशल इकोनॉमिक स्टेटस की बात करते हैं तो उसमें कोई ख़ास फ़र्क हमें नज़र नहीं आता। आप पाकिस्तान में जितने भी ट्रीटमेंट सेंटर्स हैं उन सबको विज़िट कर लें। ऐसे ट्रीटमेंट सेंटर्स भरे पड़े हुए हैं जहाँ पे विदाउट फ़ी जो है वो इलाज किया जाता है, और ये सारे लोअर सोशल इकोनॉमिकल बैकग्राउंड से लोग हैं। आप प्राइवेट इदारों को देख लें, वो भी भरे पड़े हुए हैं जहाँ पे मिडिल क्लास जो है वो सोशल इकोनॉमिक स्टेटस के लोग आते हैं या फिर एलीट क्लास आती है।
सो ट्रीटमेंट सेंटर्स के भरे होने का मतलब ये है कि तमाम ही लोग पीछे तकलीफ महसूस करते हैं अपने प्यारों के लिए, और कोई ना कोई सॉर्ट ऑफ ट्रीटमेंट जो है वो उन्हें प्रोवाइड करने की कोशिश करते हैं। अगर वो ट्रीटमेंट प्रोवाइड नहीं कर सकते तो बाज़ औक़ात वो उन्हें घर पे बांध के, जैसे अभी जुनैद बात कर रहे थे, घर पे बांध के उन्हें रखते हैं, या घरों से निकाल भी देते हैं, या ये उन्हें बताते हैं कि हम आपकी परवाह नहीं करते। लेकिन ये भी परवाह करने का एक तरीका है जिसमें वो दूसरे को तकलीफ देकर तो ये समझते हैं शायद ये इस तकलीफ की वजह से राह रास्त पे आ जाए। लेकिन बुनियादी चीज़ जो याद रखने की है कि जब भी हमारा प्यारा किसी बीमारी में मुब्तला होता है तो हम उसके लिए कोई ऐसी चीज़ें ज़रूर करने की तरफ जाते हैं जिससे उसकी बीमारी में कोई बेहतरी आ सके, जिससे वो सेहत की तरफ जा सके। हम ना तो उसे घर से निकालते हैं और ना ही उसकी बीमारी को जो अनड्यू इनेबल करना है वो हम करते हैं। सो दोनों के बीच में कोई दरमियानी राय इख्तियार करनी चाहिए कि हमें ज़रूर ऐसे तरीक़ों की तरफ जाना चाहिए। और अब ये काफ़ी इस्टेब्लिश डिज़ीज़ है, उसके रवैये ऐसे हैं जो कि हमें बताते हैं कि कोई शख्स बीमार है या कोई सिर्फ आदतन नशा करता है या कोई सिर्फ यूज़र है। सो बीमारी के हवाले से किसी न किसी इलाज की तरफ ही हमें नज़र रखनी चाहिए। टोने टोटकों से ये मसला हल नहीं होगा। अगर कोई शख्स ये कहता है कि मेरे पास कुछ टिप्स हैं जिससे ये मसला हल हो जाएगा, तो आई यूजुअली सुजेस्ट कि आप जब भी कोई बंदा टिप्स की बात करे, टोटकों की बात करे, तो आपके कान खड़े हो जाने चाहिए। जब भी कोई बंदा किसी स्ट्रक्चर की बात करे, किसी स्टेप बाय स्टेप प्रोग्राम की बात करे, तो फिर आपको वहाँ पे अपना ईमान थोड़ा खड़ा करने की ज़रूरत है कि इससे ये मसला हल होने की कोई वजह या कोई सूरत हाल बन सकती है। नशे की बीमारी चूँकि लॉन्ग लास्टिंग बीमारी है, ये लाइफ टाइम आपके साथ रहती है डायबिटीज़ की तरह, तो इसका मतलब है कि कोई मुसलसल और मुस्तकिल लाहला अमल आपको तैयार करना पड़ेगा जिससे आप इसको मैनेज कर सकें। दूसरा आपका सवाल क्या था? कोई ऐसी बाउंड्रीज या लाइंस जो इन दोनों में डिफरेंशिएट कर सके केयर टेकिंग के? बड़ी ही क्लियर बाउंड्रीज हैं और आप आसानी से अगर इन दोनों के कॉन्सेप्ट्स को अंडरस्टैंड कर लें तो बड़ी ही आसानी से हम वो चीज़ें कर सकते हैं। कोई भी ऐसा काम जो कि कोई दूसरा कर सकता है, फ़र्ज़ करें आपका कोई दोस्त है और वो ये कहता है कि उसके पास जॉब नहीं है, तो अगर आप ये जिम्मेदारी उठा लेते हैं कि इसके पास जॉब नहीं और उसका बयानिया ये है कि उसको कोई काम मिल नहीं रहा, वो बड़ी कोशिश कर रहा है, वो बड़ी हिम्मत कर रहा है, वो जगह जगह इंटरव्यूज़ दे रहा है, लेकिन कहीं से कोई सुनवाई नहीं होती और उसके पास काम नहीं है। अब आप ये जिम्मेदारी उठा लेते हैं, जब बार बार आप उसकी बात को सुनते हैं, आप यकीन कर लेते हैं कि शायद जो वो कह रहा है वैसा ही है और आप उसके लिए काम ढूंढना शुरू कर देते हैं। और फिर आप उसके लिए कोई काम, कोई इंटरव्यू का बंदोबस्त करते हैं और उसको कहते हैं कि देखो फलां जगह ये इंटरव्यू है, तुम चले जाना। और बल्कि आप ऐसा बंदोबस्त करते हैं कि कोई जॉब उसको मिल ही जाए, इंटरव्यू भी ना जाना पड़े, कोई जॉब मिल ही जाए, और आप उसको कहते हैं कि अच्छा काम शुरू करो, और 5वें दिन आपको पता चलता है कि वो काम जो है वो उसने छोड़ दिया क्योंकि वो उसकी पसंद का नहीं था, क्योंकि वो बड़ा टफ जॉब था, क्योंकि ड्यूटी आवर्स बहुत ज़्यादा थे, और आप एक नई जॉब का बंदोबस्त करना शुरू कर देते हैं जो उसके मूड मिजाज के मुताबिक हो। ये अब आपका केयर टेकिंग बिहेवियर है। लेकिन अगर आपके किसी दोस्त को जॉब की ज़रूरत है, बयानिया ये है कि मुझे काम नहीं मिलता, और आप कहते हैं कि अच्छा मैं कोई जॉब देखता हूँ तुम्हारे लिए, आप भी देखो, आप जॉब देखते हैं उसके लिए, और आप फिर उसको कहते हैं कि इंटरव्यू के लिए रेडी हो जाओ, इंटरव्यू क्लियर करोगे तो ये तुम्हें जॉब मिलेगी। और आप ये चीज़ करते हैं कि जिस दिन उसका इंटरव्यू है या तो उसको आप साथ ले जाते हैं इंटरव्यू के लिए, या उसको मैसेज करते हैं कि आज आपका इंटरव्यू, आपने फलान टाइम पे पहुंचना है। सो ये आपका केयर गिविंग बिहेवियर है जिसमें आप जिम्मेदारी उसी के कंधों पर डाल रहे हैं, लेकिन आप कुछ सपोर्ट प्रोवाइड कर रहे हैं जॉब सीकिंग के हवाले से, कि आप कोई जॉब ट्रेस करते हैं और उसको कहते हैं कि अच्छा आप जाकर वहाँ पे इंटरव्यू दो, इंटरव्यू की तैयारी करो, तैयारी करने में आप कुछ हेल्प करते हैं और कहते हैं कि मोटिवेट करते हैं कि इसको क्लियर करो ताकि तुम्हें जॉब मिल जाए, ताकि तुम अपने अखराजात का जो बंदोबस्त है वो कर सको। लेकिन अगर आप ही जॉब ढूंढ के देते रहते हैं और आप उसको कोई मंथली बजट भी देते हैं जिससे उसका कुछ गुजारा मुजारा हो सके, कुछ रेंट कर सके पे, कभी वो आपको कहता है कि आज मैंने खाना नहीं खाया तो आप उसके लिए खाने का भी बंदोबस्त करते हैं, तो ये केयर टेकिंग बिहेवियर है, क्योंकि वो इस काबिल है कि वो जॉब कर सकता है, जॉब ढूंढ सकता है, क्वालिफिकेशन भी अगर है तो ये भी मजीद प्लस पॉइंट है। लेकिन असल बात यह है कि वो काम करना नहीं चाहता। जब आपसे उसे मंथली पैसे मिल जाते हैं, आप उसके लिए सोच विचार करते रहते हैं, तो उसको अपने लिए सोचने की क्या ज़रूरत है। सो बड़ी क्लियर बाउंड्रीज हैं जो कि हम देख सकते हैं कि हम क्या दीवार के इस तरफ हैं, केयर गिविंग कर रहे हैं, या हम दीवार के उस तरफ हैं और केयर टेकिंग के अंदर मसरूफ हैं।
बहुत ही शानदार कंटेंट आज Thank आपने you. डिस्कस किया है। मैडम बहुत बहुत शुक्रिया आपका Thank you, कि sir. आप हम तक इतनी मुफीद मालूमात पहुंचाती हैं और इतने सहज अंदाज में कॉन्सेप्ट जो है वो हमारे अंदर इंड्यूस कर देती हैं। तो ये हमारी बड़ी खुशकिस्मती है Thank you. कि हम इस प्रोग्राम का हिस्सा बनते हैं। नाज़रीन, हमारे प्रोग्राम का वक्त जो है वो ख़त्म हुआ जाता है और आप अपने कमेंट्स ज़रूर हमें भेजिएगा। इस वीडियो को आप बाद में भी देख सकते हैं और अपने कमेंट्स जो हैं वो हम तक पहुंचा सकते हैं।